Good morning, student. Today I am going to teach you lesson number 1, historiography development in the West. Today, before I start this lesson, I just want to explain you about historiography. Historiography means to collect the information of the past. जो भी आप टॉपिक लेते हैं या जो भी आप इंसिडेंट्स लेते हैं, उस घटना के बारे में ईच एंड एवरीथिंग ऑथेंटिक नॉलेज उसको कलेक्ट करना और कलेक्ट करके लिखना विथ एक्सपर्ट व्यूज़ ध्यान में रखते हुए हमको वो चीज़ों को लिखना है और उसी राइटिंग ऑफ हिस्ट्री को बोला जाता है हिस्टोरियोग्राफी. नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस लेसन. हिस्टोरिकल रिसर्च writings and methods is carried out through the chronological orders. Chronological means what? Chronology ये होता है कि पास्ट टेंस में जो घटनाएं घटी होती है वो घटनाएं एक में एक से जोड़ के जो हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो घटनाएं एक के बाद एक होती है, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी. वो क्रोनोलॉजी एंड ऑल द क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स दैट वाज इंटरकनेक्ट. जैसा मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि अगर हम लोगों को अगर भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखना है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखना है, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि महात्मा गांधी का योगदान क्या था, वो देखना पड़ेगा. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखनी पड़ेगी. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू की महात्मा गांधी ने, हमको वो देखनी पड़ेगी. उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मूवमेंट को देखने के बाद में वॉट एवर इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट, तो ये कैसी घटना है, एक घटना दूसरे घटना से रिलेट करती है, जोड़ती है. तो हिस्ट्री के भी इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एक घटना से दूसरी घटना को जोड़ते हैं. उसी तरह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. ये हमेशा पास्ट टू प्रेजेंट एंड प्रेजेंट में चलती रहती है. उसके बाद आफ्टर दैट इन फिजिक्स एंड नेचुरल साइंसेस के जो लॉज है, जो वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ फिजिक्स एंड नेचुरल साइंसेस, ये जो लॉज है ये लेबॉर्ट्री में चेक किए जाते हैं. इनको लेबॉर्ट्री में चेक करने की एक मेथड होती है, दैट इज़ एम्पिरिकल मेथड. उसको एम्पिरिकल मेथड बोला जाता है. और आप कभी भी फिजिक्स के लॉ ले लो या फिर नेचुरल साइंस के लॉ ले लो, वो अगर किसी भी घटना में किसी भी टाइम में अगर आपको चेक करने हैं तो वो चेंज नहीं होगी, बिकॉज दीज लॉज आर टेस्टेड एंड रिपीटेडली वो करेक्ट ही होते हैं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं. अगर आपको H2O के बारे में अगर मैं बताऊं, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी हालत में बदलेगा नहीं. किसी भी आज नहीं बदलेगा, ना कभी फ्यूचर में बदलेगा, ना कभी वो पास्ट में बदलेगा, क्योंकि इसका फिक्स लॉ है और ये बार बार टेस्ट हुआ है, ये बार बार चेक किया हुआ है, क्योंकि फिजिक्स के लॉज कभी भी बदलते नहीं है. बिकॉज जैसा ही समय आए, जैसा भी टाइम हो, उस टाइम से उस समय से वो लॉज को चेक किया जाता है और उनके बारे में उनका रिसर्च जो वर्क होता है वो सही होता है. लेकिन इन द हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल. हिस्टोरिकल मेथड में लेबॉर्ट्री का वर्क होता नहीं है. हिस्टोरिकल रिसर्च में जो इतिहास हो चुका है, जो घटनाएं घट चुकी है, हम उनको रिक्रिएट नहीं कर सकते. अगर मैं आपको बताऊं कि बादशाह अकबर का प्रशासन या बादशाह अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था, तो मैं वो रिक्रिएट नहीं कर सकता हूँ. मैं फिर से बादशाह अकबर को बैठा नहीं सकता हूँ, ना उसके मंत्रियों को बैठा सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता. आई कैन ओनली इमेजिन. मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ, मैं सिर्फ सोच सकता हूँ और उस नॉलेज को मैं जानने की, मैं उस हासिल करने की कोशिश कर सकता हूँ. ऑल्सो इन द हिस्ट्री में ऐसा भी नहीं होता है कि वॉट एवर लॉज आर प्रेजेंट कि वो एज इट इज़ पहले जैसे थे वो अभी भी ऐसे रहेंगे, ऐसा होता नहीं है. हिस्ट्री में रिसर्च करना पड़ता है, लोगों के ओपिनियंस लेने पड़ते हैं और ओपिनियंस लेने के बाद में उस नॉलेज को लोगों के सामने लाना पड़ता है. आफ्टर दैट टू बिगिन we need an expert who know the language and the script of the historical documents in order to read it and understand its meaning. अगर हमारे पास में historical documents है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो historical documents है वो genuine है यानी सही है. अगर मुझे उसको अगर जानना अगर चाहिए या अगर मैं उसको जानना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए चाहिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक्सपर्ट वो भाषा को जाने, उस लैंग्वेज को जाने, उस स्क्रिप्ट को जाने कि उसके बारे में बताए, तो वो मुझे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है. ऑल्सो
द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब जो वो एक्सपर्ट है, व्हाट इज द वर्क ऑफ एक्सपर्ट? एक्सपर्ट क्या करता है? जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास में आता है उसको वो चेक करता है। अब उसके भी चेक करने की पद्धतियाँ है। लेटरिंग स्टाइल वो देखता है कि वो लेटरिंग स्टाइल यानी जो लेटर लिखे हुए हैं वो कौन से एरा के हैं। ऑथर्स स्टाइल ऑफ राइटिंग, ऑथर की स्टाइल वो देखता है कि सही में ऑथर ने जो लिखा हुआ है ये कौन से पीरियड में लिखा जाता था, ये देखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स कौन से डेट में, कौन से युग में उसको लिखा गया। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ पेपर। जो डॉक्यूमेंट जो पेपर पे लिखा जाता है, वॉट एवर पेपर वी फाइंड आउट दैट पेपर, वो पेपर सच्चा है या वो पेपर कौन से युग में यूज़ होता था, उसका पीरियड क्या है, उसका टाइम क्या है, वो देखा जाता है। उसके बाद में आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, उसके बाद में टाइप ऑफ पेपर हो गया एंड स्टैम्प ऑथोरिटी। अगर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर कुछ स्टैम्प लगा हुआ है तो वो स्टैम्प कहाँ पे यूज़ होता था, कौन सा राजा यूज़ होता था, वो हमको देखना ज़रूरी पड़ता है। जैसा आप लोगों को पता होगा शिवाजी महाराज को जो स्टैम्प था उसको राजमुद्रा कहा जाता था। अगर हमको शिवकालीन शिवाजी महाराज के ज़माने का अगर डॉक्यूमेंट मिलता है, अगर वो स्टैम्प अगर वहाँ पे मिलेगा तो कोई भी एक्सपर्ट ही विल डेफिनेटली 100% श्योर दैट दिस डॉक्यूमेंट इज बिलोंग्स टू द शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज एरा। ये जो मेथड है, इस मेथड को इस डिसिप्लिन बोला जाता है और इन डिसिप्लिन्स को फाइंड आउट करने के लगभग 8 तरीके हैं। जो भी मैंने बताया था आप लोगों को, लेटर राइटिंग स्टाइल, वो पीरियड, वो डेट्स, ऑल दैट कम इनटू दिस मेथड्स। फर्स्ट आर्कियोलॉजी मेथड ऐसी मेथड है जहाँ पे जो चीज़ें हमको ज़मीन से मिलती है, खुदाई में डिगिंग करते एक्स्ट्रा एक्सकैवेशन वर्क होता है, इस एक्सकैवेशन वर्क में वॉट एवर थिंग्स आर फाइंड आउट, सो उसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट चेक करता है। आर्चिवल साइंस है कि डॉक्यूमेंट्स है कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, उसके लिए बहुत बड़ा एक आर्चिवल है तो उसको वहाँ पे चेक किया जाता है। मनुस्क्रिप्टोलॉजी है, हाथों से लिखे अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर हमको मिलते हैं तो वो चेक होते हैं। एपिग्राफी है, स्टोन्स के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो दैट स्टोन राइटिंग विल बी नोन, उसको जाना जाता है, उसको पहचाना जाता है, उसको एपिग्राफी बोला जाता है। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल में एक चीज़ होती है कि देयर आर डिफरेंट एराज एंड इन एवरी एरा देयर आर डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो वो कौन से एरा में क्या क्या लिखा गया है, कौन से वर्ड्स कैसे यूज़ किए गए हैं, दैट वाज फाउंड इन एनालिसिंग लेटर राइटिंग। लिंग्विस्टिक है, अलग अलग भाषाएं यूज़ होती थी, अलग अलग लिपियाँ यूज़ होती थी, कौन से एज में क्या यूज़ हो रहा है वो देखा जाता था। उसके बाद न्यूस्मेटिक है, न्यूस्मेटिक में कॉइन्स या मुद्राएं जो मिलती थी, कॉइन्स पर्टिकुलरली अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदारो का लेंगे तो वहाँ पे जो कॉइन्स मिले वो डिफरेंट है। मुगलों ने जो कॉइन्स अनाउंस किए या मुगलों ने जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए हमारे भारत में, दैट कॉइन्स आर डिफरेंट। सो दिस टाइप इज कम इन द न्यूस्मेटिक एंड जेनेलॉजी, एंड द लास्ट वन इज जेनेलॉजी। जेनेलॉजी इज मीन्स फैमिली ट्री। कौन से राजा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कौन से राजा के कितने बेटे थे, उनके बेटे कितने थे, उनकी रानियाँ कितनी थी, उनका जो फैमिली ट्री है दैट वाज कम इन टू द जेनेलॉजी। ये सारी की सारी ऑल दीज आर द डिसिप्लिन्स और जो हमको खोजने के लिए मिलती है। उसके बाद में न्यू टॉपिक हम शुरू करेंगे हमारा, द ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। अब तक हमने पढ़ा, वी हैव लर्न द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। हमने अभी देखा कि किस तरह से हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, किस तरह की डिसिप्लिन्स होती है, उन डिसिप्लिन्स में से हमको क्या नॉलेज मिलता है वो हम लोग हमने देखा। द राइटिंग्स ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। क्रिटिकल नैरेटिव, इसके ऊपर ध्यान देना है हमको। क्रिटिकल नैरेटिव मीन्स ऑथेंटिक, जो भी हिस्ट्री में घट चुका है, जो भी इतिहास में सच्ची घटनाएं घटी हुई है, उन घटनाओं को लिखना, नरेट करना, लोगों को बताना, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। और जो स्कॉलर होते हैं, अ स्कॉलर हु राइट्स सच ए नैरेटिव इज कॉल्ड हिस्टोरियन। और जो अवेलेबल नॉलेज कलेक्ट करता है, स्कॉलर के थ्रू उसको चेक करता है एंड ही ट्राइज टू राइट।
and whatever he write, that writer is known as a historian. देखो, historian cannot include every part, every event in his narration. देखो, आप लोगों को ये भी पता होगा कि हिस्ट्री में सारी की सारी चीज़ें लिखी जाती नहीं है. वो जो उसका फ्रेमवर्क है, राइटर जो सोचता है, किसी राजा के बारे में सोचता है, उसके वर्क के बारे में सोचता है, तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट वाज ही वाज टेकन फ्रॉम द हिस्ट्री. वो हिस्ट्री से लेता है और एक उसके फ्रेमवर्क में जो चीज़ें हैं उसको वो उसके बारे में वो लिखता है. ही इज़ नॉट अलाउड टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट. वो पास्ट इवेंट नहीं, वो सिलेक्टिव इवेंट्स को लेता है एंड देन ही विल राइट ऑल दैट इवेंट्स. इन ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन द पास्ट. देखो, आप लोगों को ये पता ही होगा कि जो इतिहास लिखने की जो कला है, ये प्राचीन लोगों को पता नहीं थी. एंशिएंट पीपल डज नॉट नो, बट दे नो हाउ देयर एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी, हाउ देयर किंग्स वट एवर डन फॉर देम. उनके राजा ने जो काम किया गया है, राजा ने जो ब्रेवरी का काम किया गया, जो लड़ाइयाँ लड़ी है, जो इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक गई है. और वही जो जनरेशन थ्रू जनरेशन जा रही है, उसी को हिस्टोरियोग्राफी का रूप दिया गया है. द एंशिएंट पीपल, they also felt the need of historiography. मीन्स वो पेंटिंग के द्वारा, सिंगिंग सॉन्ग्स के द्वारा, केव पेंटिंग्स के द्वारा या बैलेड्स, इनके द्वारा वो अपने राजाओं की कहानी, अपने एंसेस्टर के ब्रेवरी की कहानी वो लोगों को बताया करते थे. और इतना बताने के बाद, बताना यानी दे यूज दिस इवेंट्स इन देयर स्टोरीज. स्टोरी टेलिंग होती थी, कहानियाँ के रूप में वो अपने लोगों को बताते थे. एंड दीज स्टोरीज दैट अक्वर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रही है, यानी जो हिस्ट्री का जो ट्रैवल है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. फिर कहानियों के रूप में स्टोरीज बताना, पेंटिंग्स बताना, पेंटिंग्स निकालना. आपको पता होगा कि भीमबेटका में जो पेंटिंग्स है, दैट वाज आउटस्टैंडिंग पेंटिंग. सो लाइक दिस दे आर यूज द स्टोरीज ऑफ देयर एंसेस्टर थ्रू पेंटिंग्स टू द पीपल. ये सारी की सारी चीज़ें वो यहाँ पे बताया करते थे. एंड दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज इज टू हिस्ट्री गोज ऑन. हिस्ट्री एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाती थी. दिस ट्रेडिशन मीन्स देयर आर लुक्ड अपॉन ऑन द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. अब ये जो हिस्ट्री की जो कहानियाँ, ये जो सोर्सेस है, ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का एक सोर्स माना जाता था. क्योंकि जो कहानियाँ है या जो अवेलेबल नॉलेज है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाना, दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न जनरेशन, दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. सो आफ्टर दिस point we will continue the next topic, modern historiography, in the next period. Thank you.